अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेटो के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक मिलिट्री अलायंस है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में बनाया गया था। नेटो को डीपली डिस्कस करने से पहले हम उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वर द मेजर रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेटो, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। कि ऐसे क्या मसाइल थे कि दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो को बनाया गया, और आज नेटो कितना पावरफुल इदारा है, और जो नेटो का स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, उसका वर्किंग स्टाइल वो कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर नेटो की बात की जाए तो नेटो को बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 कोल्ड वॉर के दौरान। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में दो ब्लॉक्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ था अलाइड पावर्स और दूसरे तरफ थे एक्सिस पावर्स। तो अलाइड पावर्स थे, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपका फ्रांस, ब्रिटिश और स्पेशली खासतौर पे यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं। ये एक मेजर कंट्रीज एक तरफ थे, और दूसरी तरफ जो एक्सिस पावर्स थे उसमें जर्मनी, जापान और इटली। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स को शिकस्त हुई थी, स्पेशली जर्मनी, जापान और इटली को, जबकि जो अलाइड पावर्स थे वो वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुके थे। लेकिन जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, ये कंट्रीज आपस में इनके बीच क्लैश शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स गिराते हैं, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अख्ताम होता है। तो उसके बाद दो कंट्रीज ऐसे थे जो पावरफुल स्टेट्स होकर इमर्ज होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता था, जिसे आज आप रशिया के नाम से जानते हैं। ये दो कंट्रीज मेजर कंट्रीज बनकर उभरते हैं, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इन दोनों के बीच फिर क्लैश शुरू होता है। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में देखा जाए तो ये दोनों कंट्रीज साथ थे और एक्सिस पावर्स के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और इनके बीच फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्लैश शुरू हो जाता है। और इनका जो क्लैश का मेन इशू था वो थी दोनों कंट्रीज की आइडियोलॉजीज, दोनों की मुख्तलिफ इकोनॉमिक मॉडल थे। जबकि आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो लिबरल इकोनॉमी, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट कर रहा था, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो एक कम्युनिस्ट स्टेट था, वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, और अदरवाइज यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा था। तो दोनों की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी वो मैच नहीं हो रही थी। तो इसी हवाले से इन दोनों के बीच एक क्लैश शुरू होता है। और इस क्लैश को जो स्पेशली 1947 से लेकर हमें 1991 तक नजर आता है, जब तक यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टूट नहीं जाता 1991 में, तब तक ये क्लैश चलता है। और इस ये जो दौरान है 1947 से लेकर 1991 तक, इससे हम नाम देते हैं कोल्ड वार का, सर्द जंग का। और इसी टाइम के अंदर इन दोनों के बीच क्लैश चलता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं, लेकिन दूसरी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी स्पेशली, हमें उन पे भी नजर आता है। फिर क्या होता है, जो इनका मेजर फोकस जो बनता है वो यूरोप और उसके साथ साथ एशिया के अंदर। दोनों कंट्रीज क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएं, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उनकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएँ और कम्युनिज्म को फॉलो करें। और इसी वजह से इन दोनों यूएसए एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के बीच क्या रेस लग जाती है। वो अपने एरिया इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजीज को एक्सपेंड करने के लिए एक दौड़ में लग जाते हैं। और उनका जो पहला ग्राउंड बनता है डेट वाज द यूरोप। और इसी हालात से उस वक्त यूरोप भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक जो ईस्टर्न यूरोप, जिसका बाउंड्रीज सोवियत यूनियन से मिलती थी, वो सारे कंट्रीज कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं और यूएसएसआर के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स जो वेस्टर्न यूरोप का, खासतौर पे जिसमें बेल्जियम था, लग्जमबर्ग था, या आपका वेस्ट जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटिश था, ये सारे कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। और यूएसए के साथ इनके ताल्लुकात पहले से ही बेहतर थे, मजीद काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। तो इसी हवाले से जो यूरोप था वो भी दो हिस्सों में
डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे नेटो की, तो ये हमने जो हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड बताया, तो इसी वजह से फिर क्या होता है, जो कम्युनिज्म था वो वेस्टर्न यूरोप वाले खासतौर पर इसको एक थ्रेट की तरह पे ले रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अगर कम्युनिज्म वेस्टर्न यूरोप में आ गया तो उनके लिए बहुत बड़े मसाइल हो जाएंगे। तो जो वेस्टर्न यूरोप में कंट्रीज थे स्पेशली, उन्होंने कहा कि किसी भी हवाले से हमें कम्युनिज्म को यूरोप की तरफ वेस्टवर्ड एक्सपेंड करने से रोकना है, ताकि जो कम्युनिज्म है वो वेस्टर्न यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में ना फैले, उसके वहाँ पे एक्सपेंशन ना हो। तो इसी हवाले से फर्स्ट टाइम 1947, अब यहाँ से जो एक आइडिया था नेटो का जो बाद में बनता है, लेकिन उसका जो पहला जो आइडिया जनरेट हुआ वो यहाँ से होता है कि 1947 में ब्रिटिश और फ्रांस ये दोनों कंट्रीज एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करते हैं, और जो इनके एग्रीमेंट का मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई हम कम्युनिज्म है उसकी एक्सपेंशन को रोकेंगे। अगर यूएसएसआर सोवियत यूनियन फोर्सफुली अपने आइडियोलॉजी, अपना कम्युनिज्म जो उनका आइडियोलॉजी है उसको हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ वार डिक्लेयर करेंगे ना, अगर वार नहीं तो कम से कम हम अपने काउंटर मेजर्स लें ताकि हम कम्युनिज्म को यहाँ आने से रोक सकें। तो इस सवाल से ये दोनों कंट्रीज अपना एक एग्रीमेंट करते हैं। और फिर अगले साल 1948 में 3 मजीद कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं। उन 3 कंट्रीज में था एक नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये तीनों कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं, और ये जो ट्रीटी है वो साइन होती है बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स में, और फिर इसे नाम दिया जाता है ब्रसेल्स ट्रीटी। जो पहले 2 कंट्रीज थे, अब इसमें 3 मजीद आ गए, और ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम दिया जाता है ब्रसेल्स ट्रीटी। और फिर अगले साल 1949 में मजीद 7 कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों कंट्रीज स्पेशली नॉर्थ अमेरिका से थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, और उसके अलावा इटली था इसमें, और उसके अलावा इसमें डेनमार्क था, पुर्तगाल था, आइसलैंड था, नॉर्वे था। ये 7 मजीद कंट्रीज इसको ज्वाइन करते हैं, और ये ग्रुप बन जाता है 12 कंट्रीज का। और जो वर्सल्स ट्रीटी बनाई गई थी, अब उसे डिसॉल्व करके इसका एक नया नाम रखा जाता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो प्रॉपर फाउंडेशन होती है वो होती है 4 अप्रैल 1949 को। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वही था कि भाई हमें कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को रोकना है, किसी भी तरीके से कम्युनिज्म वेस्टर्न यूरोप में या दुनिया के अदर पार्ट्स में वो एक्सपेंड ना करे। द कंटेनमेंट ऑफ द कम्युनिज्म इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन यूरोप। तो इनका ये एक फोकस था भाई कम्युनिज्म को हमें रोकना है ताकि वो एक्सपेंड ना करे यूरोप और दूसरे कंट्रीज के अंदर। ये उनका कोर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, और इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये नेटो को बनाया गया। और ये 1949 में इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो टोटल थे, जो 5 पहले थे और 7 मजीद यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा इसको ज्वाइन करते थे, टोटल 12 कंट्रीज बन जाते हैं। और वर्सल्स ट्रीटी को डिसॉल्व करके इसका नाम नेटो रखा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर यहाँ से मजीद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी एक्सपेंशन होती है। तो फिर क्या होता है बेटा, अगले साल 2-3 साल बाद 1952 में 1952 में तुर्की और ग्रीस भी इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर इसके टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 14 हो जाते हैं। फिर 1955 में वेस्ट जर्मनी भी इसको ज्वाइन करता है। वेस्ट जर्मनी एक्चुअली क्या था, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी, तो वर्ल्ड वार 2 जैसे खत्म हुई तो जो जर्मनी था तो उन्होंने जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया था। ये डर था भाई कि जैसे पहले वर्ल्ड वार 1 के बाद हिटलर आ गया और हिटलर की वजह से वर्ल्ड वार 2 हुई, तो ऐसा ना हो कि जर्मनी वंस अगेन पावरफुल हो जाए और वंस अगेन कोई थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए जर्मनी की वजह से। तो उन्होंने क्या किया था, जो अलाइड पावर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वार जीती थी खासतौर पर, उन्होंने जर्मनी को 4 जोन्स पे डिवाइड किया था। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट था वो यूएसएसआर के पास था, उसके कंट्रोल में था, जबकि 3 जो अदर पार्ट थी वो फ्रांस, ब्रिटिश और यूएसए के कंट्रोल में थी। लेकिन फिर ब्रिटिश, फ्रांस और यूएसए ने उस जो तीनों जो एरिया थी उनको कंट्रोल छोड़ दिया था और उसको एक वेस्टर्न जर्मनी बना दिया था। तो जो ईस्टर्न जर्मनी था वो यूएसएसआर के उस वक्त भी कब्जे में था। और फिर 1955 में वेस्ट जर्मनी भी नेटो को
ज्वाइन करता है। जब वेस्ट जर्मनी नेटो को ज्वाइन करता है तो यूएसएसआर को ये थ्रेट पैदा होता है कि ऐसा ना हो कि जो ईस्टर्न जर्मनी उनके पास है, उनके कंट्रोल में है, कि वेस्ट जर्मनी उस पर रीगेन ना करे, अपना कंट्रोल वापस ना हासिल करे। तो इस हवाले से फिर 1955 में यूएसएसआर ने भी एक पैक्ट बनाया था, मिलिट्री पैक्ट, जिसका नाम था वर्सा पैक्ट। तो जो उसके अपने कंट्रीज थे उनके साथ मिलकर उन्होंने, और ये भी एक मिलिट्री अलायंस था, और इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो कैपिटलिज्म है उसको जो ईस्टर्न साइड के, ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज हैं वहाँ से उसको कैपिटलिज्म को आने से रोका जाए। तो ये जो दोनों वर्सा पैक्ट हो या नेटो हो, इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक दूसरे के खिलाफ था। वो दोनों यही चाह रहे थे कि भाई हम एक दूसरे के कंट्रीज में ताकि दोनों के आइडियालॉजीज एक्सपेंड ना कर जाएं। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था दोनों का यही था। नेटो कम्युनिज्म को काउंटर करना चाह रहा था, जबकि वर्सा पैक्ट आपका कैपिटलिज्म को काउंटर करना चाह रहा था। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था यही था। लेकिन बाद में जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो वर्सा पैक्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। तो लेकिन आज आप देखते हैं कि नेटो आज तक एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस माना जाता है। और उसके अलावा बेटा 1982 में स्पेन भी इसका पार्ट बन जाता है। और फिर आज की डेट में अगर देखा जाए तो टोटल 32 कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज हैं नेटो के। अभी रिसेंटली मार्च में जिस कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया, डेटा स्वीडन, और उससे पहले जिसने एज अ 31st कंट्री ज्वाइन किया था नेटो को, डेट वाज फिनलैंड। 4 अप्रैल 2023 में 4 अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया था, और अभी रिसेंटली स्वीडन ने ज्वाइन किया है। तो इस वक्त जो टोटल कंट्रीज हैं वो नेटो के वो हैं 32 कंट्रीज। तो अब हम इनको थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करते हैं कि स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एमसीक्यूज आ जाए किसी एग्जाम के अंदर तो हम उनको थोड़े से जो एमसीक्यूज होते हैं ऐसे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखें जो फॉर्मेशन हुई नेटो की वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने नेटो बनाया था वो टोटल 12 कंट्रीज थे, 12 कंट्रीज। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है नेटो का। तो इस वक्त जो हेड है नेटो का वो है जेंस स्टोलबर्ग, जो दरअसल नॉर्वे का है, और ये 13वां जो सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो था आपका ब्रिटिश से, ठीक है, पहला। और अब जो है वो 13th ये 13वां है, और ये है आपका नॉर्वे से, ठीक है। और उसके अलावा जो इसका एम है, जो एम चीज़ है इसके अंदर वो है आपका एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी बेटा जो नेटो का एम चीज़ है, जिससे यूएसएसआर को भी एक फियर है, डर है नेटो की वजह से। तो उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। इससे क्या होता है बेटा कलेक्टिव सिक्योरिटी में कि अगर जो इस वक्त 32 कंट्रीज है नेटो के, अगर इनमें से कोई किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा, इन 32 कंट्रीज में से अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो अटैक सिर्फ एक कंट्री पे नहीं बल्कि नेटो के सारे मेंबर्स 32 कंट्रीज पे ये अटैक माना जाएगा। और ये 32 कंट्रीज मिलकर उस अटैक को काउंटर करेंगे, और सारे कंट्रीज मिलकर अपोजिट जो उन पे अटैक करेगा उस पर मिलकर अटैक करेंगे। तो ये एक होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी कि भाई अगर कोई भी इस पर अटैक कर रहा है तो वो सिर्फ एक मुल्क पे नहीं बल्कि 32 कंट्रीज पे एक साथ अटैक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आज की दुनिया में कोई कंट्री ऐसा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो किसी नेटो मेंबर पे अटैक करे और फिर आगे उसको 32 कंट्रीज के साथ वार को फेस करना पड़े। तो इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर दोस कंट्रीज। दैट्स व्हाई ये बहुत मुश्किल होता है कि नेटो कंट्रीज के साथ कोई वार या कॉन्फ्लिक्ट में जाए। तो इसको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो थी नेटो के बारे में। आई होप कि दिस वीडियो विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।